गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं आज के समाचार पत्रों की इम्पोर्टेंट न्यूज़। आइए आज 26 अप्रैल के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार के कर्मियों की 3 महीनों तक कुछ और भत्तों से वंचित रहना पड़ सकता है। डीए में बढ़ोतरी रोकने के बाद वित्त मंत्रालय के निर्देश पर मंत्रालय अब कई तरह से के खर्च में भी कटौती की तैयारी में लगे हैं। इसके तहत कार्यालयों में खर्च में कटौती के साथ साथ कर्मचारियों के एलटीसी, लीव इन इनकैशमेंट, मेडिकल बिलों, आपातकालीन को छोड़कर वेतन संबंधी पुराने बकायों आदि पर भी कैंची चलने जा रही है। वित्त मंत्रालय ने गत 8 अप्रैल को विभिन्न विभागों में 3 श्रेणियां बनाकर पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए के लिख खर्च की सीमा तय कर दी थी। इसमें कुछ जरूरी विभागों को ए श्रेणी में रखा गया था, जो पूर्व की भांति अपनी राशि खर्च कर सकते हैं। बी श्रेणी में शामिल विभाग पहली तिमाही में 20% और सी में शामिल 15% ही खर्च कर पाएंगे, जबकि तय नियमों के तहत विभाग तिमाही में आवंटित बजट की अधिकतम 27% राशि तक खर्च कर सकते हैं। राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को शनिवार को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। सरकार ने राष्ट्रपति के सचिव के तौर पर कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया है। देश की भ्रष्टाचार रोधी सर्वोच्च संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख का पद केबी चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछले साल जून से रिक्त था। राष्ट्रपति भवन में सुबह 10:30 बजे आयोजित एक समारोह में संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर शपथ ली थी। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के 6 फंड बंद करने के बाद देश में और कई म्यूचुअल फंड में निवेश पर खतरा मंडराने लगा है। इनमें सबसे ज़्यादा चिंता डेट फंड में निवेश करने वाली योजनाओं को लेकर जताई जा रही है। जानकारों की राय में कोरोना संकट से थमी आर्थिक गतिविधियों के चलते आने वाले दिनों में ऐसे कई फंड फ्रीज किए जा सकते हैं। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने हिंदुस्तान से कहा कि देश में 100 लाख करोड़ रुपए के कर्ज पर कारोबार चल रहा है। केंद्र सरकार ने जनजीवन सुचारू करने के लिए गैर जरूरी सामान की दुकानें भी एहतियात के साथ खोलने के निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण के साथ शहरी रिहायशी क्षेत्रों में दुकान खोलने को भी सीमित छूट मिली है। हालांकि रेस्तरां, सैलून, मार्केट कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल अभी नहीं खोले जा सकेंगे। केंद्र के दिशा निर्देश के बाद शनिवार को दिल्ली सरकार की उच्च स्तरीय बैठक के बाद गैर जरूरी सेवा वाली दुकानें भी खोलने की सशर्त मंजूरी दी गई है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात के आदेश से पैदा भ्रम को दूर करते हुए शनिवार को नया जारी किया। इसमें कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें खोलने की इजाज़त है। शहरी इलाकों में अलग अलग स्थित दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाज़त होगी। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 56 लोगों की मौत हो गई। यह एक दिन में मौतों का सर्वाधिक आंकड़ा है। कोरोना से अब तक 779 लोगों की जान जा चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 24,942 हो गया है। केंद्र सरकार ने आधार का दायरा बढ़ाते हुए इसमें शेयर के कारोबार से जुड़े एक्सचेंज और बीमा कंपनियों के लिए भी इस्तेमाल करने का रास्ता खोल दिया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ग्राहक चाहे तो केवाईसी के आसान इस्तेमाल के लिए आधार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह अनुमति प्रदान की गई है। वित्त मंत्रालय ने जरूरी प्रावधानों में बदलाव कर अधिसूचना जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जिन ग्राहकों ने पैन नंबर दिया है उनके लिए आधार देने की अनिवार्यता नहीं है। सरकार ने शनिवार को दावा किया है कि देश में कोरोना मामलों के दोगुना होने की औसत दर बढ़कर 9.1 दिन है। सरकार ने कहा है कि शुक्रवार सुबह से शनिवार सुबह 8 बजे तक नए मामलों की वृद्धि 6% दर्ज की गई है, जो देश के 100 मामलों का आंकड़ा पार करने के बाद प्रतिदिन के आधार पर सबसे कम वृद्धि है। यह जानकारी कोरोना पर उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री समूह की 13वीं बैठक में दी गई है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की।
15 मार्च को जब संक्रमण के करीब 100 मामले थे तो नए मामलों की वृद्धि दर तकरीबन 25% थी। देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए दौरे पर पहुंची केंद्र सरकार की टीम को लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार सियासत गरमाती जा रही है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने अंतर मंत्रालयी जांच टीम ने ममता सरकार द्वारा सहयोग न करने की बात कही है, वहीं राज्य सरकार ने केंद्रीय समीक्षा टीम को समय खराब करने वाला बताया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकारी कर्मचारियों और सैनिकों के भत्ते काटने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केंद्र के इस निर्णय की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में केंद्रीय कर्मचारियों और सैनिकों के लिए मुश्किल पैदा करना उचित नहीं है। सरकार को अपने दूसरे खर्चे रोकने चाहिए। कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए पार्टी के सलाहकार समूह के एक वीडियो के मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र का यह फैसला उचित नहीं है। कांग्रेस ने कोरोना वायरस संकट के दौर में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME को राहत देने के लिए केंद्र सरकार को 5 सुझाव दिए हैं। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार MSME की अहमियत को समझते हुए ठोस कदम उठाएगी। कांग्रेस ने केंद्र पर राष्ट्रीय आपदा कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि कानून के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्राधिकरण को एक राष्ट्रीय योजना बनाने का प्रावधान है, पर अब तक कोई योजना दिखाई नहीं दी है। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से कहा कि सरकार को जल्द से जल्द एक राष्ट्रीय योजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा कानून के तहत लोगों को दी जाने वाली सुविधाएं भी लिखित हैं, पर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को कई छूट देने के बीच सरकार ने 3 मई के बाद के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में संक्रमितों की संख्या में हो रही वृद्धि के चलते इसे पूरी तरह हटाने की संभावना कम है। हालांकि इसके स्वरूप में बदलाव करने व कुछ क्षेत्रों में छूट देने की संभावना है। शनिवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात की समीक्षा की। राज्यसभा में कामकाज का 40% समय लोक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श करने में और 28% समय कानून बनाने में इस्तेमाल हुआ है। राज्यसभा में इस्तेमाल हुए समय के बारे में किए गए एक विश्लेषण में यह तथ्य उजागर हुआ है। राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए अपनी तरह के पहले विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि उच्च सदन में हर साल 340 घंटे काम हुआ है। वर्ष 1978 से 2018 के दौरान सदन की उत्पादकता 77% थी और 23% समय काम का नुकसान हुआ है। भारत को बदनाम करने की पाकिस्तान की कोशिश को खाड़ी देशों से झटका लगा है। सोशल मीडिया के जरिए सद्भाव बिगाड़ने की कोशिशों को इन देशों ने गंभीरता से लिया है। इसका पता लगाने और ऐसी कोशिशों पर त्वरित प्रक्रिया पर भी खाड़ी देशों ने हामी भरी है। खाड़ी नेताओं ने इस संबंध में जीरो टॉलरेंस का भरोसा दिया है। सूत्रों ने कहा उच्च स्तर पर इस संबंध में हुई बातचीत का असर हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत के दौरान भी ये मुद्दा आया था। खाड़ी देशों ने कहा कि वे भारत की संवेदनशीलता का पूरा ख्याल रखते हैं और इस तरह की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। शीर्ष कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि CBI राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर सकती है यदि ये कर्मचारी ऐसे घोटाले में सहयोगी हैं जिसमें केंद्र सरकार का कोई उपक्रम शामिल है। जस्टिस AM खानविलकर की पीठ ने यह फैसला देते हुए बिहार सरकार की भी खिंचाई की, जो एक IAS अधिकारी को बचाने के लिए कोर्ट में यह कहने को तैयार हो गई थी कि आरोपी राज्य सरकार का कर्मचारी है और राज्य में ही निवास करता है। उसे अभियोजित करने के लिए CBI को DSP एक्ट 1946 की धारा 6 के अनुसार राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को जांच के लिए अनुमति देने और फिर उससे मना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में IAS की नौकरी से इस्तीफा देने वाले कन्नन गोपीनाथन के खिलाफ दमन और दीव में 4 दिन पहले महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी तलाश में दमन और दीव की पुलिस के शनिवार को नोएडा में आने की चर्चा रही, लेकिन इसकी पुष्टि स्थानीय पुलिस अधिकारी नहीं कर रहे हैं। DSP
रणविजय सिंह ने कहा है कि यह चर्चा तो उनके पास भी आई थी, लेकिन दमन और दीव की पुलिस ने जिले में आने की कोई सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी है। हालांकि उक्त अधिकारी कन्नन गोपीनाथन के नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में ही एक सोसाइटी में रहने का दावा किया जा रहा है। केरल निवासी गोपीनाथन ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन करने का आरोप लगाते हुए पिछले साल 21 अगस्त को आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। नक्सल विरोधी अभियान के लिए नक्सल इलाकों में मौजूद बटालियन को रोटेशन के आधार पर अब नहीं हटाया जाएगा। नई बटालियन भेजने के बजाय पहले से मौजूद बटालियन ही ऑपरेशन में मौजूद रहेंगी। जवानों को ट्रांसफ़र के तहत जरूर नई तैनाती दी जाएगी। जिन जवानों को इन इलाकों में भेजा जाएगा, कोरोना संकट के बीच उनके प्रशिक्षण को लेकर भी कवायद चल रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर इस कदर जारी है कि महज 15 दिन के अंदर मरने वालों की संख्या 1 लाख से 2 लाख पहुंच गई है। मौतों की इस रफ्तार ने पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है। इस महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका है। कोविड-19 महामारी की वजह से खाद्य सामग्री की कमी और भूख की समस्या से निपटने में वैश्विक संस्थाएं जुट गई हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी से संसाधन जुटाने के लिए आगे आने को कहा है। वहीं भारत में भी इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन जैसी संस्थाओं ने भागीदारी पक्षों को मिलकर कदम उठाने को कहा है। गौरतलब है कि वैश्विक एजेंसियों ने आशंका जताई है कि इस साल के अंत तक दुनिया में करीब 265 मिलियन लोग भूख की समस्या का शिकार हो सकते हैं। इस आशंका के मद्देनजर ही खाद्य प्रबंधन और भुखमरी दूर करने के लिए कई वैश्विक संस्थाएं गरीब व विकासशील देशों में मदद की योजना पर मंथन कर रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसद भवन में कोरोना नियंत्रण के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। बिरला ने राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के साथ 21 अप्रैल को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार इस नियंत्रण कक्ष को स्थापित किया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 मुकाबला करने के लिए तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए सांसदों, विधायकों और आम जनता के बीच शीघ्र संपर्क स्थापित करने में मदद करना है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी और उनका एक साथी मारा गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर में अवंतीपुरा के गोरीपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद उन्होंने शनिवार तड़के इलाके में घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि इस दौरान उस मुठभेड़ शुरू हो गई जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाना शुरू की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्यवाही की। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में 2 आतंकवादी और आतंकवादियों का एक कट्टर साथी मारा गया। मुठभेड़ अभी भी जारी है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने फ्रैंकलिन टेम्पलन म्यूचुअल फंड की अपनी योजनाओं को बंद करने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि फ्रैंकलिन टेम्पलन की ऋण योजनाएं बंद करना निवेशकों और वित्तीय बाजार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन अभी यथावत रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों को कुल्लू से जोड़ने वाला रोहतांग दर्रा शनिवार को तय समय से 3 हफ्ते पहले यातायात के लिए खोल दिया गया। सीमा सड़क संगठन ने सुदूरवर्ती इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। वियतनाम में कोविड-19 महामारी से संक्रमण के कुल 270 मामले आए हैं और इनमें 220 अब ठीक हो चुके हैं। यह इकलौता ऐसा देश है जहां चीन के साथ सीमा जुड़ी होने के बावजूद एक भी मौत नहीं हुई है। हालांकि 50 मरीज अभी गंभीर अवस्था में हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में वियतनाम मॉडल एक श्रेष्ठ उदाहरण बन सकता है। कोरोना वायरस महामारी का देश भर में अग्रिम मोर्चे पर मुकाबला कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन ने 1000 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE दान में देने का निर्णय लिया है। प्रत्येक PPE की कीमत 650 रुपये है। अभिनेता वरुण धवन ने फिल्म उद्योग में काम करने वाले 5 लाख दिहाड़ी मजदूरों की सहायता करने के लिए पैसे दिए हैं। सऊदी अरब में अब अपराधियों को गोली मारने की सज़ा नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब की कोर्ट की इस घोषणा को देश में जारी सुधारों के तहत उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस घोषणा के बाद किसी भी मामले में कैद या जुर्माने की सज़ा ही मिलेगी।
कोरोना के बढ़ रहे मामलों में दिल्ली तीसरे स्थान पर है। अच्छी खबर यह है कि यहाँ मरीजों के ठीक होने की गति 2 से 3 गुना अधिक है। देश में इस समय कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं, दूसरे नंबर पर गुजरात व तीसरे नंबर पर दिल्ली है। खास बात यह है कि दिल्ली में 34% की दर से मरीज ठीक हो रहे हैं, महाराष्ट्र में महज 13 और गुजरात में 10% की दर से मरीज ठीक हो रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन से पठन पाठन पर बहुत गंभीर असर पड़ा है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक मार्च से ही बंद पड़े हैं, परीक्षाएं तक नहीं हो पाई हैं। ऐसे में एक समिति ने इस साल विश्वविद्यालयों से सितंबर से नया सत्र शुरू करने और जुलाई में परीक्षा कराने की सिफारिश की है। अगर ये सिफारिशें मान ली जाती हैं तो सरकार को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश की आखिरी तारीख आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। केंद्र सरकार की अपील पर ज़्यादातर निजी स्कूलों ने एक साथ 3 महीने की फीस नहीं लेने का फैसला किया है। फीस नहीं बढ़ाने पर भी स्कूल विचार करेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने निजी स्कूलों से वार्षिक फीस नहीं बढ़ाने और 3 महीने की जगह एक महीने की फीस लेने की अपील की थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने एक ऐसा बॉक्स तैयार किया है जिसमें उनका दावा है कि सब्जी, फल, चीनी, दूध, दाल की पैकिंग, मोबाइल, रुपए और चाबी आदि को सैनिटाइज किया जा सकता है। इससे निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेंज कुछ ही मिनटों में वस्तुओं को बैक्टीरिया और वायरस मुक्त कर सकती हैं। सेंसर पर आधारित बॉक्स में टाइम सेट करने के बाद अलार्म बज उठता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर जी राम कुमार के निर्देशन में जूनियर टेक्नीशियन शिवम सचान और अशोक प्रजापति ने मॉडल तैयार किया, जिसको कोरोना किलर बॉक्स नाम दिया गया है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग के लिए वित्तीय संसाधन तलाशने में जुटी उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की तर्ज पर 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों की महंगाई भत्ता, डीए और पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाने पर रोक लगा दी है। वहीं उसने नगर प्रतिकर भत्ता और सचिवालय भत्ता सहित 6 प्रकार के भत्तों को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक स्थगित करने का निर्णय किया है। वित्त विभाग की ओर से इस बारे में शासनादेश जारी किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए एक भारतीय मूल की अमेरिकी विद्वान रेणु खटोर को प्रतिष्ठित अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस में शामिल किया गया है। 61 वर्षीय खटोर की 2020 की इस सप्ताह घोषित सूची में प्रतिष्ठित कलाकारों, विद्वानों, वैज्ञानिकों समेत 250 से अधिक लोगों के साथ बतौर सदस्य के रूप में जुड़ेंगी। बता दें कि खटोर ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। वहीं राजनीति विज्ञान में वह लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर और पीएचडी की डिग्री अमेरिका के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से ली हैं। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मनोबल मिलता रहे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।